खबरदार बड़ी बहू, जो तुमने एक शब्द भी और बोला। बड़ी हिम्मत आ गई है तेरे अंदर। एक दिन के लिए मैं अपनी बहन के घर क्या चली गई, तुम अपने आप को इस घर की मालकिन समझ बैठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि छोटी बहू के मायके वाले आए थे और तुमने उनके लिए एक कप चाय तक नहीं बनाई, कोई सेवा नहीं की उनकी। पूरे दिन किसी नवाब की तरह अपने कमरे में जाकर पड़ी रही। सच कहा है किसी ने, नीच खानदान के लोगों को जितनी इज्जत दो, उनके पर उतने ही ज्यादा निकल आते हैं। गले की नसें फुलाए, आंखों में अंगारे लिए 60 वर्षीय अंजना जी अपनी बड़ी बहू कविता के चेहरे के पास हाथ चमकाते हुए चिल्ला रही थी। शब्दों के ये बाण कविता के कलेजे को छलनी कर रहे थे। नीच खानदान, ये शब्द सुनते ही कविता के भीतर जैसे कुछ टूट गया, और जो टूटा उसने उसकी बरसों की खामोशी को एक भयानक ज्वालामुखी में बदल दिया। जैसे ही अंजना जी का हाथ कविता को मारने के लिए हवा में उठा, कविता ने झटके से उनका हाथ हवा में ही रोक दिया। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उनमें अब कायरता नहीं बल्कि एक शेरनी की दहाड़ थी। उसने अपनी आवाज को उतना ही तेज और भारी करते हुए कहा, खबरदार मम्मी जी, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक आपकी हर गाली हर ताना हंसकर सहा है, सिर्फ इस भ्रम में कि आप मेरी माँ जैसी हैं। आज आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, इसलिए हाथ छोड़ रही हूँ, नहीं तो यही अच्छे से बता देती कि कविता क्या चीज है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। शर्म मुझे आएगी या शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। मैं क्यों करूं रवीना के भाई और बाप की गुलामी? क्यों बनाऊं मैं उनके लिए 56 भोग? क्या उस रवीना ने कभी मेरे बूढ़े पिता और सीधे साधे भाई के लिए पानी का एक गिलास भी आगे बढ़ाया है? सास का हाथ झटकते हुए कविता हाँफ रही थी। लिविंग रूम में सन्नाटा पसर गया था। कोने में खड़ी छोटी बहू रवीना और उसके पति अमित सन्न थे। कविता रुकी नहीं, उसने बरसों का गुबार बाहर निकालना शुरू किया। जितनी खुशी आपको रवीना के भाई और पापा के आने पर होती है ना मम्मी जी, उतनी खुशी तो आपको कभी मेरे भाई और पिता के आने पर नहीं हुई। ना कभी आपने उनके लिए एक अतिरिक्त सब्जी बनवाई। क्या वे इंसान नहीं है? क्या एक गरीब स्कूल टीचर की कोई इज्जत नहीं होती? उनके आने पर तो आपका और आपकी इस लाडली छोटी बहू का मुंह ऐसा बन जाता है जैसे घर में कोई अछूत आ गया। आप लोग कमरे से बाहर तक नहीं निकलते। यहाँ तक कि ये रवीना, ये भी अपने कमरे में दुबक कर बैठ जाती है ताकि कहीं मेरे भाई को चाय ना पिलानी पड़ जाए। जबकि इसके भाई और बाप के आने पर मैं सुबह 4 बजे से किचन में खड़ी रहती हूँ। और इसने क्या किया परसों? मेरे बाबूजी आए थे, 2 घंटे बैठे रहे, पर ये महारानी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। उनको खिलाने पिलाने के चक्कर में मैं अपने बूढ़े बाप के पास 5 मिनट भी बैठ नहीं पाई। उनका हालचाल भी नहीं पूछ सके। मम्मी जी, आपको जो भी कहना है मुझसे कहें। मैं अपने लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन बात जब मेरे भाई और पापा के सम्मान पर आ जाए तो फिर ये कविता के बर्दाश्त के बाहर होगा। इतना कहकर कविता ने अपने आंसू पोंछे और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरा मकान हिल गया। अंजना जी वहीं सोफे पर धप्प से बैठ गईं। उनका पूरा शरीर गुस्से और डर से कांप रहा था। इस भयंकर विस्फोट की नींव आज नहीं बल्कि 6 साल पहले रखी गई। असल में आज सुबह की कहानी कुछ और थी। अंजना जी की छोटी बहू रवीना के भैया और पापा आने वाले थे। अंजना जी ने उनके स्वागत के लिए कई दिन पहले से ही तैयारियां सोच रखी थी। सुबह से ही वो घर में ऐसे चक्कर काट रही थी जैसे कोई फंक्शन हो। अरे बड़ी बहू, कहाँ मर गई? सुनाई नहीं दे रहा क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ, बहरी हो गई है क्या? अंजना जी की तीखी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। उस समय कविता किचन में थी। दोनों हाथों में गीला आटा लगा हुआ था, माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वो उसी हाल में भागते हुए लिविंग रूम में आई और हांफते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना तेज क्यों चिल्ला रही हैं? कुछ हुआ है क्या? कोई आफत आ गई? हाँ, आफत ही आ गई है, तभी तो तू आएगी। ऐसे तो तुझे मेरी बातें सुनाई नहीं देती। कब से गला फाड़ रही हूँ? पैर दबाने को नहीं कह रही, काम की बात कर रही हूँ। अंजना जी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, मम्मी जी, मैं किचन में आटा गूंथ रही थी, मिक्सर भी चल रहा था, इसलिए आवाज नहीं आई। और वैसे भी अगर कोई बहुत जरूरी काम था तो ये आपके सामने छोटी तो बैठी ही है ना, इसे बोल देती। कविता ने सोफे पर बैठी अपनी देवरानी रवीना की ओर इशारा किया।
जो आराम से हेडफोन लगाए अपनी कांजीवरम साड़ी प्रेस कर रही थी। रवीना ने तुरंत अपने कान से हेडफोन हटाया और चिढ़कर बोली, अरे वाह दीदी, मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ, आपको दिखाई नहीं देता क्या? आज मेरे पापा और भाई आ रहे हैं, तो क्या मैं अच्छे से तैयार भी ना हूँ? सारा काम मैं ही करूंगी, तो आप क्या यहाँ सिर्फ आराम करने आई हैं? अरे नहीं रवीना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। कविता ने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की। मैं तो मम्मी जी से ये कह रही थी कि अगर कोई बहुत जरूरी काम था तो तुम्हें भी कह सकती थी। 2 मिनट के लिए तुम प्रेस बंद भी तो कर सकती थी ना। मेरे हाथ में आटा लगा है। तभी बीच में ही अपनी जीभ की छुरी चलाते हुए अंजना जी बोल पड़ी, बहू, तुमसे किसी ने ज्ञान नहीं मांगा है, समझी? अपनी औकात में रहकर बात किया करो। बड़ी आई नसीहत देने वाली। सास की ये तीखी डांट सुनकर कविता चुप हो गई। उसकी आंखें डबडबा गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी अंजना जी ने हुक्म सुनाया, सुन बड़ी बहू, कल सुबह छोटी बहू के मायके वाले आ रहे हैं। उसके पापा और भाई आ रहे हैं। इसलिए खाने पीने का, नाश्ते का, मीठे का सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। देख लेना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे समधी जी के सामने मेरी नाक कटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाकर किचन में देखो, जो सामान ना हो लिस्ट बनाकर दे दो। आज ही अमित से मंगा देती हूँ। जी मम्मी जी, कहते हुए कविता वापस किचन में चली गई। ये कोई पहली बार नहीं था। इतनी छोटी सी बात थी और अंजना जी ऐसे चिल्ला रही थी जैसे आसमान टूट पड़ा हो। कविता किचन में जाकर आटा गूंथते हुए सोचने लगी कि जब रवीना के पापा और भैया आ रहे हैं तो ये सारी बातें रवीना से करनी चाहिए थी ना। लेकिन नहीं, रवीना से कोई कुछ कहता ही नहीं था। घर का सारा बोझ, सारी जिम्मेदारी सिर्फ कविता के कंधों पर। इस भेदभाव की जड़ें दोनों बहुओं के मायके की आर्थिक स्थिति से जुड़ी थी। कविता एक बेहद साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में मामूली शिक्षक थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और सादगी में गुजार दी थी। कविता बचपन से ही गंभीर, सुशील और सेवा भावी स्वभाव की थी। जब वो 6 साल पहले इस घर में आई तो उसने इस घर को अपना सब कुछ मान लिया। वो सुबह 5 बजे उठती, रात के 11 बजे तक बिना थके काम करती। उसे कभी किसी त्योहार पर भी अच्छे से तैयार होने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि मेहमानों की खातिरदारी और रसोई का काम कभी खत्म ही नहीं होता था। इसके विपरीत रवीना की कहानी बिल्कुल अलग थी। रवीना एक बेहद अमीर परिवार की बेटी थी। उसके पिता सिंचाई विभाग में एक बड़े क्लास 1 ऑफिसर थे। उसके 2 बड़े भाई बड़े बिजनेसमैन थे। रवीना अपने भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी। जब 2 साल पहले रवीना की शादी अंजना जी के छोटे बेटे अमित से हुई तो शादी में पैसों की बारिश कर दी गई। लग्जरी गाड़ी, सोने के भारी गहने और लाखों का कैश देखकर अंजना जी की आंखें चुंधिया गई। रवीना स्वभाव से चंचल, थोड़ी घमंडी और कामचोर थी। वो दिन भर संजना संवरना, रील बनाना और अपने मायके की बढ़ाई करने में व्यस्त रहती थी। वो कभी एक कप चाय भी नहीं बनाती। और अंजना जी, वो रवीना के सामने हमेशा भीगी बिल्ली बनी रहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अमीर समधी जी नाराज ना हो जाएं। जब सासी छोटी बहू को कुछ नहीं बोलती थी तो भला रवीना को क्या पड़ी थी कि वो किचन का काला धुआं अपने चेहरे पर ले। कविता घर की बड़ी बहू और जेठानी होते हुए भी इस घर में किसी बंधुआ मजदूर या नौकरानी की तरह जी रही। किसी को उसके सुख दुख, उसकी पीठ के दर्द या उसकी थकावट से कोई मतलब नहीं था। खैर, उस दिन भी कविता ने अपनी व्यथा को अंदर दबाया और काम में जुट गई। अगले दिन जब रवीना के पापा और भाई आए तो कविता ने पलकें बिछाकर उनका स्वागत किया। वो लगातार 4 घंटे किचन की गर्मी में तपती रही। चाय, पकौड़े, फिर कचौड़ियाँ, फिर भरवा तोरई, सब कुछ उसने हंसते हंसते परोसा। रवीना तो बस अपने पापा और भाई के बगल में सोफे पर बैठकर गप्पे मारती रही और अपनी जेठानी को ऐसे देखती रही जैसे वो कोई वेतनभोगी कुक हो। कविता को इस बात से कोई गिला नहीं था। वो तो सोचती थी कि रवीना के परिवार वाले भी उसके अपने ही हैं। लेकिन नियति ने कविता की आंखों से पट्टी हटाने का फैसला कर लिया था। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद कविता के बूढ़े पिता और उसका छोटा भाई राहुल, जो शहर में किसी काम से आए थे, कविता से मिलने घर पहुंचे। दोपहर का समय था।
बाहर चिलचिलाती धूप थी। कविता ने जब दरवाजा खोला और अपने पिता को पसीने से तरबतर देखा तो उसकी आंखें भर आईं। बाबूजी, आप अचानक? मुझे बताया क्यों नहीं? मैं मानव को स्टेशन भेज देती। कविता ने उनको प्रणाम करते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, बस पास से गुजर रहे थे तो सोचा अपनी बिटिया को देख लें। बूढ़े पिता ने अपनी घिसी चप्पलें बाहर उतारते हुए कहा। कविता उन्हें लिविंग रूम में ले गई। उस समय अंजना जी वहीं बैठी टीवी देख रही थी। कविता के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, राम राम समधेन जी। अंजना जी ने टीवी से नजरें हटाए बिना ही बेहद ठंडे स्वर में कहा, हाँ राम राम, बैठिए। उनके चेहरे के भाव ऐसे बदल गए जैसे कोई बिन बुलाया भिखारी आ गया। कविता अंदर पानी लेने गई। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि अंजना जी उठकर अपने कमरे में जा चुकी थी और दरवाजा बंद कर लिया था। कविता ने अपनी देवरानी रवीना के कमरे का दरवाजा खटखटाया। रवीना, बाबूजी आए हैं, जरा बाहर आकर मिल लो। अंदर से रवीना की आवाज आई, दीदी मैं अपनी सहेली से वीडियो कॉल पर बात कर रही हूँ, बाद में आऊंगी। लेकिन वो बाद में भी बाहर नहीं आई। 2 घंटे तक कविता के पिता और भाई बैठे रहे, लेकिन ना तो रवीना बाहर आई और ना ही अंजना जी। कविता खुद रसोई में गई। उसने चाय बनाई, बिस्किट ढूंढे और फिर उनके लिए खाना बनाने लगी। वो अकेली थी, इसलिए रसोई से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। उसके बूढ़े पिता बाहर अकेले बैठे रहे। वे अपनी बेटी से 2 बातें करने आए थे, लेकिन बेटी रसोई के बर्तनों की आवाज में खोई हुई थी। जब जाने का समय हुआ तो पिता ने कविता के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा हम चलते हैं। तुम्हारी सास और देवरानी व्यस्त लगती हैं, उन्हें परेशान मत करना, अपना ख्याल रखना। जब कविता ने उन्हें विदा किया तो उसका दिल फट गया। उसने देखा कि जो खाना उसने इतनी मेहनत से बनाया था, उसे खाने के लिए भी उसके पिता के पास समय ही नहीं बचा था, क्योंकि उन्हें ट्रेन पकड़नी थी। कविता उस दिन अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोई थी। उसे समझ आ गया था कि इस घर में सम्मान पैसों से मापा जाता है, इंसानी रिश्तों से नहीं। और आज घर में जो महाभारत छिड़ी थी, उसकी वजह भी यही थी। आज फिर से रवीना के पापा और भाई आ रहे थे। क्योंकि वे अमीर थे और बेटी की नई नई शादी हुई थी, तो वे हर 2-3 महीने में अपनी धाक जमाने आ धमकते थे। अंजना जी कल से ही कविता को आदेश दे रही थी, लेकिन कविता ने इस बार मन ही मन एक प्रतिज्ञा कर ली थी। बहुत हो गई शराफत, अब कविता वो करेगी जो इस घर के लोग करते आए। सुबह के 11 बजे बाहर गाड़ी हॉर्न बजाती है। रवीना के पापा और भाई सज धज कर घर में प्रवेश करते हैं। अंजना जी भी तैयार खड़ी थी। रवीना चहकती हुई अपने पापा के गले लग गई। इधर कविता अपने कमरे में। उसने जैसे ही मेहमानों की आवाज सुनी, उसने अलमारी से अपनी किताबें निकाली और अपने कमरे का दरवाजा अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर लिया। वो चुपचाप बेड पर बैठ गई। लिविंग रूम में सोफे पर बैठते ही रवीना के पिता ने कहा, समधेन जी, सफर में गला सूख गया है, जरा ठंडी शिकंजी भिजवाइएगा। अंजना जी ने तुरंत आवाज लगाई, अरे बड़ी बहू, समधे जी आ गए हैं, जल्दी से शिकंजी और काजू लेकर आ। कोई जवाब नहीं आया। रवीना ने सोचा, शायद दीदी मिक्सी चला रही होंगी। 10 मिनट बीत गए। अंजना जी ने फिर जोर से आवाज दी, कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? मेहमान बैठे हैं बाहर। फिर भी सन्नाटा। रवीना उठकर किचन में गई, पर वहां तो चूल्हा ठंडा पड़ा था। न पानी उबला था, न काजू के डिब्बे बाहर थे। पूरी रसोई सूनी पड़ी थी। रवीना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागकर अंजना जी के पास आई और फुसफुसाकर बोली, मम्मी जी, भाभी तो किचन में है ही नहीं, वो तो अपने कमरे में है और दरवाजा भी बंद है। क्या? अंजना जी के पैर तले जमीन खिसक गई। मेहमानों के सामने अपनी नाक कटती देख उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पैर पटकती हुई कविता के कमरे की तरफ गई और दरवाजा पीटने लगी। बड़ी बहू, दरवाजा खोल। ये क्या बदतमीजी है? बाहर मेहमान भूखे प्यासे बैठे हैं। लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। कविता ने ठान लिया था कि आज वो टस से मस नहीं होगी। मेहमानों के सामने तमाशा ना हो, इसलिए अंजना जी ने गुस्से का घूंट पिया और अपनी नकली मुस्कान बिखेरते हुए रवीना से कहा, रवीना बेटी, तू अपने पापा के पास बैठ। मैं खुद चाय बना कर लाती हूँ। शायद बड़ी बहू की तबीयत ठीक नहीं है। उस दिन इतिहास उलट गया। 60 साल की अंजना जी, जिन्होंने बरसों से
किचन का रुख नहीं किया था। आज खुद चाय की केतली चढ़ा रहे। उनके हाथ कांप रहे थे। चीनी कहाँ रखी है, पत्ती कहाँ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोपहर के खाने में जब पूरी सब्जी बनाने की बारी आई तो अंजना जी के पसीने छूट गए। वे बीच बीच में जाकर कविता का दरवाजा पीटती, लेकिन कविता मानो बहरी हो चुकी थी। रवीना के पापा और भाई शाम को 5 बजे चले गए। उसके जाते ही घर का आंगन एक कुरुक्षेत्र में बदल गया, जिसकी परिणति उस भयानक झगड़े में हुई। कमरे में वापस आने के बाद कविता ने राहत की सांस ली। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन ये डर की धड़कन नहीं थी, ये आजादी की धड़कन थी। बाहर लिविंग रूम में सन्नाटा था। अंजना जी सोफे पर सिर पकड़कर बैठी थी। रवीना रोए जा रही थी। मम्मी जी, दीदी ने मेरे पापा का अपमान किया है, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तभी अमित और कविता के पति मानव भी ऑफिस से आ गए। घर का माहौल देखकर दोनों हैरान थे। अंजना जी ने रोते हुए मानव से कहा, देख अपनी बीवी के लक्षण। आज उसने समधी जी के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, मुझसे जुबान लड़ाई, मुझे मारने की धमकी दी। मानव सीधा कविता के कमरे में गया। उसने देखा कविता शांत बैठी। मानव ने पूछा, कविता ये सब क्या है, मम्मी रो रही हैं। कविता ने शांत भाव से मानव की आंखों में देखा और कहा, मानव, पिछले 6 सालों में मैं कितनी बार रोई हूँ, क्या तुमने कभी पूछा? जब मेरे पिता को इस घर में अछूतों की तरह बिठाया गया, तब तुम्हारी मम्मी की इज्जत कहाँ थी? आज मैंने सिर्फ वही किया जो तुम्हारी मम्मी और भाई की लाडली बीवी मेरे परिवार के साथ करती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, तो ये लो मेरे मायके का नंबर, बाबूजी से कहो कि मुझे ले जाएं। लेकिन इस घर में अब मैं नौकरानी बनकर नहीं रहूंगा। कविता का ये रूप देखकर मानव भी चुप हो गया। उसे पता था कि उसकी माँ और भाई ने हमेशा कविता के साथ ज्यादती की थी। वो बाहर आया और अपनी माँ से बोला, मम्मी, कविता ने जो किया वो उसकी सहन शक्ति का अंत था। अब से घर में वो सब बराबर रहेंगे। कविता का ये रौद्र रूप देखकर अंजना जी और रवीना के मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। वे समझ गई थी कि सीधी लकड़ी को ही सब पहले काटते हैं, टेढ़ी लकड़ी को छूने की हिम्मत किसी की नहीं होती। अगली सुबह कविता हमेशा की तरह उसने सिर्फ अपने, मानव और सासू माँ के लिए चाय बनाई। उसने रवीना के हिस्से का कोई काम नहीं किया। जब रवीना रसोई में आई तो कविता ने साफ शब्दों में कह दिया, रवीना, झाड़ू पोछा और बर्तन के पैसे हम दोनों आधा आधा देंगे। रसोई का काम 1 हफ्ता मेरा होगा और 1 हफ्ता तुम्हारा। और हाँ, जब भी तुम्हारे मायके वाले आएंगे खाना तुम बनाओ, और जब मेरे आएंगे तो मैं बनाऊं। अगर ये मंजूर है तो ठीक, नहीं तो मैं अपना चूल्हा अलग कर रही हूँ। रवीना ने अपनी सास की तरफ देखा, लेकिन अंजना जी ने अपनी आंखें झुका ली। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा कविता को बड़ी बहू कहाँ मर गई कहकर आवाज लगा सकें। कविता ने देर से ही सही, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो कदम उठाया था, उसने उस घर की दहलीज पर इंसाफ की एक नई इबारत लिख दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी नजर में क्या कविता का ये सबक भरा कदम सही था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।